गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। हम डिस्कस कर रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन। और हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो मॉलिक्यूलर कायरलिटी डिस्कस किया था, जिसमें हमने एलीन में मॉलिक्यूलर कायरलिटी और किरालता इन एब्सेंस ऑफ किरल कार्बन की अनुपस्थिति में किरालता या प्रकाशिक सक्रियता के बारे में हमने बात की थी। इसी प्रकार हमने स्पाइरेन में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइफेनिल में प्रकाशिक सक्रियता, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफेनाइल। क्या है बाइफेनाइल? यदि हम देखें तो बाइफेनाइल में यहाँ आप देखिए कि बाइफेनाइल जो है इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड यहाँ पे होंगे। ये जो 2 रिंग है आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी और एकल बंध के सापेक्ष यहाँ पर मुक्त घूर्णन होता है। और इस मुक्त घूर्णन के कारण ये दोनों वलय जो है समतलीय रहती है या एक ही तल में उपस्थित मानी जाती है, होती है। लेकिन यदि हम यहाँ पे कुछ बड़े समूह को सब्स्टिट्यूट कर दें ऑर्थो पोजीशन पे, यदि बड़े प्रतिस्थापियों का प्रतिस्थापन होता है तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में वलय जो है, दोनों वलय एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन फ्री रोटेशन शो नहीं करती है। इस मुक्त घूर्णन नहीं दर्शाने के कारण ये जो है दोनों वलय एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एलीन में 2 पाई बॉन्ड जो एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं, स्पाइरेन के अंदर जिस प्रकार दोनों वलय एक दूसरे के समकोण के ऊपर उपस्थित होती है, ठीक उसी प्रकार बाइफेनिल यदि ऑर्थो पोजीशन पे बड़े प्रतिस्थापियों द्वारा प्रतिस्थापित रहती है तो उस स्थिति में भी दोनों वलय एक दूसरे के समकोण के ऊपर स्थित हो जाती है। और इस स्थिति में यहाँ पे प्रकाशिक समावयता या किरालता उत्पन्न हो सकती है इन एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। किरल कार्बन नहीं है, फिर भी इसके अंदर किरालता उत्पन्न हो जाती है। मॉलिक्यूलर कायरलिटी ये कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर यहाँ पे जैसे दोनों समूह, यहाँ पे भी नाइट्रो हो और यहाँ दोनों ऑर्थो पोजीशन, एक वलय की दोनों ऑर्थो पोजीशन यदि सेम समूह से प्रतिस्थापित होती है तो उस स्थिति में मॉलिक्यूलर किरालता या आणविक कायरलिटी नहीं होगी। लेकिन यदि ठीक उसी प्रकार जैसे एलीन के अंदर भी आप देखते हैं कि यदि टर्मिनल कार्बन के ऊपर समान समूह उपस्थित है तो उस स्थिति में आणविक किरालता उत्पन्न नहीं होती है, मॉलिक्यूलर कायरलिटी डेवलप नहीं होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी की हम बात नहीं करते हैं। लेकिन जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखा है, एक ऑर्थो पोजीशन जो है कार्बोक्सिलिक जबकि दूसरी ऑर्थो पोजीशन नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित है। इसी प्रकार दूसरी वलय में भी ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। ये मॉलिक्यूलर कायरलिटी यहाँ पे डेवलप होती है। ये दोनों समूह जो है एक रिंग के ऊपर, इस वलय के ऊपर उपस्थित दोनों समूह जो है वो कहाँ उपस्थित है? वलय पेपर के प्लेन में उपस्थित है, जबकि ये नाइट्रो ग्रुप जो है बिलो दी प्लेन यानी कि पेपर के प्लेन के नीचे है। और यहाँ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो पेपर के प्लेन के ऊपर उपस्थित है। इस स्थिति में यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं होगा। जैसे इस एग्जांपल में हम देखें तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। लेकिन इस एग्जाम्पल में यदि आप बात करेंगे तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है। तो इस स्थिति में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, किराल मॉलिक्यूल कहलाएगा ये, और ये कायरल मॉलिक्यूल कायरलिटी को शो करेगा। इसके 2 आइसोमर होंगे, एक फॉर्म जो है वो डी रूप कहलाती है, एक फॉर्म यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्म है ये डी रूप कहलाएगी। इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म या एनंशियोमर कहेंगे। दूसरा जो एनंशियोमर होगा वो एल फॉर्म या लेवो रोटेटरी एनंशियोमर होगा। इस तरह से एक पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जबकि दूसरा जो रूप होगा, दूसरा जो समावयवी होगा वो एनंशियोमर जो है वो पीपीएल को
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइफिनाइल्स के अंदर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे शर्त ये है कि आपका जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है या प्रतिस्थापी जो है वो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी घूर्णन प्रतिपादित होगा। अगर घूर्णन प्रतिपादित नहीं होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की हम बात नहीं करेंगे या प्रकाशिक सक्रियता यहाँ पे एज्यूम नहीं की जा सकती। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैसमिक मिश्रण का पृथक्करण। रैसमिक मिश्रण क्या है और रैसमिक मिश्रण की क्या प्रॉपर्टी होती है? डी और एल, एरेंशियोमर का डी फॉर्म और एल फॉर्म यदि 50-50% में प्रेजेंट होते हैं तो जो मिश्रण प्राप्त होता है, जो मिक्सचर होता है, उसे रैसमिक मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। और रैसमिक मिश्रण ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। और प्रकाशिक रूप से अक्रिय होने का कारण क्या है? प्रकाशिक रूप से अक्रिय होने का कारण है कि यह बाह्य प्रतिकार जो है, एक्सटर्नल कंपेंसेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्टिकल इनएक्टिविटी के लिए। तो एक फॉर्म जो है वो पीपीएल को जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, दूसरा प्रतिबिंबी या एनेंशियोमर उतना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर पीपीएल को रोटेट करता है। इसका से नेट रोटेशन 0 प्राप्त होता है और आपको ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, प्रकाशिक अक्रियता प्राप्त होती है या ध्रुवण अघूर्णकता आपको दिखाई देती है। ध्रुवण घूर्णकता जो कि एनेंशियोमर शो करते हैं। रैसमिक मिक्सचर में यदि दोनों फॉर्म बराबर 50-50% प्रेजेंट होते हैं तो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी या ध्रुवण अघूर्णकता दर्शाते हैं। प्रतिबिंब रूपी को पृथक करना। अब रैसमिक मिश्रण में उपस्थित प्रतिबिंब रूपियों को पृथक करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो होते हैं, जो एनेंशियोमर होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, उनमें फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जो है वो समान रहते हैं। और फंक्शन ग्रुप क्रियात्मक समूह के समान होने के कारण उनके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया समान होने के कारण किसी रासायनिक विधि के द्वारा आप इनका पृथक्करण नहीं कर सकते, क्योंकि सेम केमिकल प्रॉपर्टी इनर्ट एनवायरनमेंट में, अक्रिय माध्यम में वो समान अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। एनेंशियोमर की बात यदि हम करें, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम हो गई, यानी कि समान उत्पाद अकिरल माध्यम में प्राप्त हो रहा है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा, जैसे कि आप कहते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आप उसको सेपरेट कर दीजिए, या सॉल्बिलिटी प्रॉपर्टी के आधार पर आप उसको सेपरेट कर दीजिए, गलनांक क्वथनांक के आधार पर आप उनको सेपरेट कर दीजिए, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एनेंशियोमर के ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सेम होती है। तो समान भौतिक गुणों के कारण यहाँ पे उनको पृथक करना भी आसान नहीं होता किसी भौतिक विधि या किसी फिजिकल मेथड के द्वारा। तो सामान्य विधियों द्वारा एनेंशियोमर को रैसमिक मिश्रण से पृथक करना कठिन होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अकिरल माध्यम है तो उसमें भी आप उसको पृथक नहीं कर सकते। तो रैसमिक मिश्रण में उपस्थित प्रतिबिंब रूपियों को पृथक करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड जो है वो एक्वायर किए जाते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड या यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में रैसमिक मिश्रण का पृथक्करण केवल तभी प्रयुक्त किया जा सकता है जबकि मिश्रण में उपस्थित दोनों प्रतिबिंब रूपियों के आकार व आकृति अलग अलग हो। शेप अलग होना चाहिए। शेप अलग होगा तभी आप उनको पृथक करेंगे। अगर दोनों प्रतिबिंब रूपी एक ही शेप के हैं, एक ही आकार के हैं, तो उस स्थिति में आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। इस विधि में माइक्रोस्कोप के नीचे रैसमिक मिश्रण को देखा जाता है तथा फोर्सेप की सहायता से विभिन्न आकृतियों के क्रिस्टलों को, प्रतिबिंब रूपियों को पृथक किया जाता है। जैसे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट में प्रतिबिंब रूपियों के क्रिस्टल भिन्न भिन्न आकृति के होने के कारण इन्हें यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यह विधि सभी रैसमिक मिश्रण को पृथक करने में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। इसका लिमिटेशन है क्योंकि अधिकांशतः सभी प्रतिबिंब रूपी समान क्रिस्टलों को उनकी आकृति और आकार जो है समान पाए जाते हैं। और दूसरा, ये चिमटी की सहायता से पृथक करना
ये बहुत ज़्यादा लेबोरियस है, बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा समय इसमें लगता है। तो इस कारण से ये विधि जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी विधि, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल मेथड जो है हम इसको नहीं कहेंगे। दूसरा है जैविक मेथड या बायोकेमिकल मेथड। जैविक विधि द्वारा रासायनिक मिश्रण के पृथक्करण हेतु सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, कवक आदि को प्रयुक्त किया जाता है। सूक्ष्म जीव किसी एक प्रतिबिंब रूपी को समाप्त कर देता है। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है, सबसे बड़ी कमी है इस विधि की, कि एक फॉर्म को आपको प्योर प्राप्त करना है तो दूसरा फॉर्म जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सूक्ष्म दूसरा रूप आपको शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है, जैसे अमोनियम टार्ट्रेट के रासायनिक मिश्रण। अब पेनिसिलियम ग्लूकम नामक की जो कवक है उसकी उपस्थिति में अमोनियम टार्ट्रेट को पृथक किया जा सकता है। तो इस एक विधि, इसमें क्या है, एक को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है, दूसरा जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल मेथड हम इसको भी नहीं कहेंगे। दूसरा है बायोकेमिकल मेथड, जो है वो एंजाइम की प्रेजेंस में सेपरेशन ऑफ रासायनिक मिक्सचर है। तो इस एंजाइम की उपस्थिति में भी कुछ प्रतिबिंब रूपियों को जैविक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, जिनकी विशिष्टता, बायोकैटलिस्ट और एंजाइम्स आर स्पेसिफिक मीन्स वो किसी एक पर्टिकुलर टारगेट पर ही रिएक्शन करते हैं, दूसरे के ऊपर रिएक्शन नहीं होती। यही जो उनकी स्पेसिफिसिटी है, ये जो उनकी विशिष्टता है, उसके आधार पर भी हम जैविक मेथड के थ्रू पृथक कर सकते हैं हमारे प्रतिबिंब रूपियों को रासायनिक मिश्रण से। तो प्रकाशिक सक्रिय एंजाइम यहाँ पे किसी आपको प्रयुक्त करना होगा, वो किसी एक प्रतिबिंब रूपी को अभिक्रिया दर्शाता है, जबकि दूसरा प्रतिबिंब रूपी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अतः दोनों प्रतिबिंब रूपियों का रासायनिक संगठन बदल जाने के कारण इन्हें भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पे एंजाइम की प्रेजेंस में भी आप जो है सेपरेशन को अचीव कर सकते हैं। केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि द्वारा रासायनिक मिश्रण का पृथक्करण हेतु किसी एक प्रकाशिक सक्रिय अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। सबसे हमने कहा कि अकिरल माध्यम यदि है तो दोनों एनेंशियोमर समान अभिक्रिया दर्शाएंगे और समान प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगेन आपको रासायनिक मिश्रण प्राप्त हो जाएगा और आप उसे पृथक नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एनेंशियोमर्स को पृथक करना है तो आपको किरैल माध्यम की आवश्यकता होगी, आपको प्रकाशिक सक्रिय यौगिक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर किसी प्रकाशिक सक्रिय अभिकर्मक की उपस्थिति में आप क्या करेंगे, केमिकल मेथड के थ्रू एनेंशियोमर्स को पृथक कर सकते हैं। प्रकाशिक सक्रिय अभिकर्मक के साथ दोनों प्रतिबिंब रूपी भिन्न भिन्न भांति से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं अथवा भिन्न उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिनको किसी भौतिक विधि द्वारा, क्योंकि अगर डिफरेंट प्रोडक्ट है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आप उन दोनों को सेपरेट कर पाएंगे किसी भौतिक विधि के द्वारा। तो प्रतिबिंब रूपियों को किसी रासायनिक विधि द्वारा विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट की रिएक्शन करवाई जाती है रासायनिक मिश्रण के साथ में। तो आपके जो प्रतिबिंब रूपी है वो विभिन्न रूपियों में डायस्टीरियोमर्स में, एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। विभिन्न रूपियों के भौतिक गुणों में भिन्नता होने के कारण उन्हें सामान्य भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। पृथक्करण के पश्चात आपको जो विभिन्न रूपी प्राप्त हुआ है, डायस्टीरियो जो प्राप्त हुआ है, उसे वापस अपघटित किया जाता है। जैसे किसी अम्ल के रासायनिक मिश्रण को पृथक करने हेतु इसकी क्रिया किसी प्रकाशिक सक्रिय क्षार से कराई जाती है। जो क्षार से जब अभिक्रिया होती है तो दोनों जो रासायनिक मिश्रण के अंदर उपस्थित एनेंशियोमरिक एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव प्योर एनेंशियोमर के साथ में रिएक्शन करते हैं, जिससे डायस्टीरियोमर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको यहाँ पे देखिए दर्शाया गया है। ये डी और एल एसिड है जिसके अंदर 50% डी फॉर्म प्रेजेंट है, 50% एल फॉर्म प्रेजेंट है। ये डी बेस जो कि प्योर एनेंशियोमरिक बेस है उनके साथ रिएक्शन करता है, जिससे
अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये जो लवण प्राप्त होगा ये डाइस्टीरियोमर होगा, विवरिम रूपी होगा, डी एसिड डी बेस का सॉल्ट, और दूसरे में एल एसिड डी बेस का सॉल्ट लवण आपको प्राप्त हो जाता है। इनकी भौतिक विधियाँ, क्योंकि डाइस्टीरियोमर्स की भौतिक विधियों में अंतर होता है, तो इनकी भौतिक विधि द्वारा आप इनको क्या कर लेंगे, आप इनको सेपरेट कर लेंगे। डी एसिड डी बेस अलग हो जाएगा और एल एसिड डी बेस भी अलग हो जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस के थ्रू या अन्य किसी विधि के द्वारा आप वापस डी एसिड को प्योर कंडीशन में प्राप्त कर लेंगे, डी एसिड और डी बेस प्योर प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से एल एसिड और एल बेस भी आपको शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे और आप जो है इसका पृथक्करण अचीव कर लेंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यदि किसी क्षार के रासायनिक मिश्रण को पृथक करना है तो यहाँ पे ये रासायनिक मिश्रण आपका प्रेजेंट है डी एसिड डी बेस और एल बेस, यहाँ पे गलत है, डी बेस तथा एल बेस प्रेजेंट है। तो आप ऑप्टिकली एक्टिव प्योर एनेंशियमरिक एसिड से आप उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा। ये सॉल्ट क्या है, डाइस्टीरियोमर्स है। इनको किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा आप सेपरेट कर लेंगे और सेपरेशन के बाद आप इसका अपघटन करके इसको वापस पुनः प्योर एसिड और प्योर बेस में आप इसको अलग कर लेंगे और आपको प्योर एनेंशियमरिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से आप देखिए कि अल्कोहल को आपको सेपरेट करना है। अल्कोहल को आपको सेपरेट करना है उसके रासायनिक मिश्रण से। तो अल्कोहल के रासायनिक मिश्रण को पृथक करने हेतु इसकी क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है, जिससे कार्बोक्सी एस्टर का रासायनिक मिश्रण प्राप्त होता है। यानी कि आपने क्रिया कराई और आपको, क्योंकि आपने किरैल रिएजेंट नहीं लिया है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आपका प्लस और माइनस दोनों ही रिएक्शन करेंगे, जिससे आपको प्लस माइनस यानी कि रासायनिक मिश्रण मिलेगा कार्बोक्सी एस्टर का। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर मिला है, इसको कार्बोक्सी एस्टर जो प्राप्त हुआ है उसकी रिएक्शन ब्रूसीन जो कि एक ऑप्टिकली एक्टिव क्षार है, एसिड यहाँ पर बना है, कार्बोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव बेस के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो बेस के साथ जब रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या बनेंगे, डाइस्टीरियोमर का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो डाइस्टीरियोमर्स प्राप्त हुए, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है, डाइस्टीरियोमर्स को 2 डाइस्टीरियोमर्स जो है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे और ये जो डाइस्टीरियोमर्स उनको फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू आप उनको अलग करेंगे तो ब्रूसीन कंटेनिंग सॉल्ट आपको दोनों अलग अलग पृथक मिल जाएंगे। उनका हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो थैलिक एनहाइड्राइड आपको वापस मिल जाएगा, प्लस एसिड और माइनस प्लस अल्कोहल तथा माइनस अल्कोहल आपको शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इनको पृथक इनका सेपरेशन जो है वो अचीव कर सकते हैं। अगला है वर्ण लेखनी विधि या क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो वर्तमान में रासायनिक मिश्रण के सेपरेशन की सर्वाधिक अच्छी विधि है, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्रतिबिंब समावयवी चयनात्मक रूप से किरैल अधिशोषक पर अधिशोषित हो जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक एडजॉर्बिंग कॉलम बनाया जाता है, अधिशोषी स्तंभ प्राप्त किया जाता है ब्यूरेट के अंदर, और इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिव रेजिन जो है उसको यूज़ में लिया जाता है। उसके ऊपर जब आप अपने रासायनिक मिश्रण को प्रवाहित करते हैं तो वो सेलेक्टिवली एड्जॉर्ब हो जाता है एक रूप, जबकि दूसरा रूप जो है वो उसके साथ इंटरैक्शन नहीं करता है और ये दोनों रूप जो है एक दूसरे के साथ में पृथक हो जाते हैं। किरैल अधिशोषक पर जब अधिशोषण एक फॉर्म चयनात्मक रूप से अधिशोषित हो जाता है, दूसरा समावयवी आसानी से नीचे आ जाता है एल्यूट के साथ में। इस उद्देश्य हेतु 2 तकनीक काम में लाई जाती है, जो कि एक तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक एडवांस टेक्निक जो कि न्यू टेक्निक है HPLC, उच्च कुशलता द्रव वर्ण लेखनी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इन दोनों क्रोमेटोग्राफिक मेथड के थ्रू आप सेपरेशन को अचीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपकी ये जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।